हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर जूही फ्रॉम प्रोविंग सीएस। आज के वीडियो में हम लोग जून 26 के लिए आईसीएसआई का जो सप्लीमेंट आया है फॉर सीएस प्रोफेशनल ईएसजी पेपर नंबर 1 वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो एग्जाम के पहले जरूर इस वीडियो को ध्यान से और अच्छे से देख के जाना एंड मैं ये हाईलाइटेड पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच करूंगी। अब अगर हम लोग जून 26 का सप्लीमेंट डिस्कस कर ही रहे हैं, सो लगे हाथों हम लोग दिसंबर 25 का सप्लीमेंट सारा पूरा रिफर नहीं करेंगे, जिसपे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम लोगों को अभी के लिए भी करके जाने चाहिए एंड मे बी सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट हैव मिस्ड दैट टॉपिक, हम वो भी आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, बहुत छोटू सा सप्लीमेंट है, फटाफट डिस्कस करते हैं एंड वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सो लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहला आप लोगों का अमेंडमेंट है। देखो, जून 26 में ना आप लोगों को दो अमेंडमेंट है, मतलब दो चैप्टर्स में अमेंडमेंट है। एक आप लोगों का लेसन नंबर 8 है, इफ यू रिमेंबर द बोर्ड डिस्क्लोजर एंड वेबसाइट डिस्क्लोजर, एंड एक चैप्टर नंबर 13 में है विच इज योर एनवायरमेंट। ठीक है, चैप्टर 8 वाला डिस्क्लोजर इज वेरी सिंपल। सो सेबी ने एलओडीआर के अंदर दो रेगुलेशंस में डिस्क्लोजर देने के लिए बोला हुआ है। अच्छा, किसको डिस्क्लोजर देने बोला हुआ है? सो ये दोनों ही रेगुलेशन सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो सेक्शन 8 कंपनीज जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उनको देने के लिए बोला है। अब डिस्क्लोजर किसके बारे में है? तो डिस्क्लोजर दो चीज के बारे में है। एक, आपको डिस्क्लोजर देना है अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एंड द नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी, एंड दूसरा डिस्क्लोजर आप लोगों को देना है द कंपनीज विच हैव had any social impact in that year। ठीक है, तो ये दोनों ही डिस्क्लोजर्स हम लोग देंगे। अब कितने टाइम में देना है, व्हाट इज द टाइम लिमिट? नाउ लेट अस सी द थिंग। ठीक है, सो सेबी ने एलओडीआर के अंदर अमेंडमेंट किया और ये जो रेगुलेशन है 8 सितंबर 2025 से आए। सो दिस इज आर टॉकिंग अबाउट, बोथ द रेगुलेशंस आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्लोजर। वन रेगुलेशन इज योर रेगुलेशन 91C एंड सेकेंड इज योर 91E2A। ठीक है, पहले वाले में जो डिस्क्लोजर है ये फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे जाएगा, जो ये वाला डिस्क्लोजर है वो सोशल इंपैक्ट क्या क्रिएट हुआ उस पे जाएगा। ठीक है, किनको देना है? सो देखो, all the NPOs which are registered with your social stock exchange, including NPO जिसकी designated securities are listed on social stock exchange, उनको ये annual disclosure करना है to the social stock exchange। किसके बारे में disclosure करना है? Of course and of course सबसे पहला होगा the financial aspects, जो भी board specify करेगा। अब कब करना है? What is the time limit? So time limit is 31st October of every year or before the due date of income tax filing return, whichever is later। समझ आया? सो टाइमलाइन गोज लाइक 31 अक्टूबर और इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट है whichever is later, उसमें आपको ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट फाइल करने हैं। किसको फाइल करने हैं? हमारी सोशल स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना है। ठीक है, इसके साथ साथ हमको नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में भी बताना पड़ेगा। अब ये कितने दिन में बताना है? सो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज में बताना है। Is that very clear? So regulation 91C says that a not-for-profit organization which is listed on a social stock exchange shall give two type of disclosure. When it will give annually. And which are these two disclosure? One is financial aspect, which will be given by 31st October of every year, or the due date of filing income tax return, whichever is later, and the non-financial aspect which will be given year end, financial year end से within 60 days के अंदर। ठीक है, now the second disclosure is again by your NPO, that is your social enterprise, जिनको social impact के बारे में भी disclosure देना है। Now what is that disclosure to be given? So see, social enterprise which is only registered with a social stock exchange without raising funds shall submit a self-certified annual impact report. See, they are listed on a social stock exchange, they are listed for the purpose of providing benefits to the society, so they also have to report कि what social impact did they create। अच्छा, अब इसमें वो लोग खुद self certified report दे सकते हैं। ठीक है, so now see, अब जो भी एनपीओ लिस्टेड है ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड है, अब इनको ना ये लोग ने बोला है कि वो लोग ना 2 साल तक, कम से मैक्सिमम 2 साल तक कोई भी फंड रेज नहीं करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब आज अगर एक एनपीओ लिस्ट होती है, रजिस्टर होती है विद सोशल स्टॉक एक्सचेंज, उसकी 2 साल मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years में दे विल नॉट रेज अ सिंगल फंड। ठीक है, नाउ फर्दर इट सेज दैट 2 साल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या?
तो 2 साल खत्म होने के बाद में आप अगर रजिस्टर्ड हो, जेन्युइनली रजिस्टर्ड हो, तो कम से कम आपका एक प्रोजेक्ट लिस्ट होना चाहिए ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अगर नहीं हुआ तो यू आर एलिजिबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, दैट यू विल बी अनरजिस्टर्ड फ्रॉम द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो दूसरा वाला पॉइंट देखो क्या बोलता है। सो प्रोवाइडेड दैट अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड ऑन अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज शैल बी परमिनेंट नॉट टू रेज फंड्स, बट कितने टाइम पीरियड के लिए? सो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years के लिए। इसके बाद क्या? सो इसके बाद ना अपॉन एक्सपायरी ऑफ 2 years एनपीओ को कम से कम एक लिस्टेड प्रोजेक्ट रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये अनरजिस्टर्ड हो जाएगी, मतलब इसको सोशल स्टॉक एक्सचेंज से डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। आर वी क्लियर? तो वो लोग आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन केस ऑफ एन एनपीओ। ठीक है, तो एक ये अमेंडमेंट है, एक चेंज है। सो दैट इज रेगुलेशन 91C विच इज ऑल द एनपीओ लिस्टेड ऑन अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज एनुअल डिस्क्लोजर देंगे फाइनेंशियल के बारे में, नॉन फाइनेंशियल के बारे में। फाइनेंशियल के बारे में कब देंगे? 31 अक्टूबर, और इनकम टैक्स का ड्यू डेट विच एवर इज लेटर। देन नॉन फाइनेंशियल के बारे में देंगे फाइनेंशियल ईयर एंड के विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days। ठीक है, नाउ अगेन दिस डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन केस ऑफ अ सोशल इम्पैक्ट। तो जो भी एनपीओ लिस्टेड रजिस्टर्ड है उनको एक सेल्फ सर्टिफाइड एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट देने का। अच्छा, जो भी एनपीओ रजिस्टर्ड है ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे कैन नॉट रेज अ सिंगल अमाउंट ऑफ फंड। ठीक है, अब 2 साल के बाद क्या? सो अपॉन द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 2 years एनपीओ को कम से कम वो जो भी काम कर रही है उसके प्रोजेक्ट का एक काम लिस्टेड होना चाहिए और सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? दे शैल सीज टू बी रजिस्टर्ड। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 13 विच इज योर एनवायरमेंट। ठीक है, सो एनवायरमेंट में एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को वो लोग एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो लेट्स डू इट वेरी प्रॉपरली। ठीक है, देखो क्या बोला हुआ है। सो हम लोगों का बात किया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, लेसन नंबर 13। ठीक है, सो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्लस एनवायरमेंटल रूल्स को ध्यान में रखते हुए एक एनवायरमेंटल ऑडिट रूल्स 2025 को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब इसको इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? सो देखो नाम में लिखा हुआ है अपने को क्या करने का, इधर एनवायरमेंटल ऑडिट। अच्छा, एनवायरमेंटल ऑडिट के लिए अपने को एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, नाउ बिफोर यू अज्यूम दैट कि ये ऑडिटर सीए सीएमए होगा, ऐसा नहीं है। ये ऑडिटर होगा जिसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा अंडर द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, एंड विच इज दैट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, वो भी इसी रूल के अंदर स्पेसिफाई की गई है। ठीक है, सो व्हाट वी आर टॉकिंग नाउ इज, तो एनवायरमेंट की बेटर प्रोटेक्शन के लिए एनवायरमेंट रिलेटेड ऑडिट कंपनी बराबर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? इफ यू रिमेंबर सीपीसीबी, दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वी हैव कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री विच इज लाइक योर रेड कैटेगरी जो हाईएस्ट पॉल्यूटिंग होती है, ऐसे अलग अलग कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री, वो लोग कितना एनवायरमेंटल कंप्लायंस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमको एक सेपरेट एंड डेडिकेटेड ऑडिटर चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये सेपरेट एंड डेडिकेटेड ऑडिटर की क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग विल बी स्पेसिफाइड वन बाय वन डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, और ये अथॉरिटी के बारे में भी इसी रूल्स के अंदर दिया हुआ है। इज दैट वेरी क्लियर? ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द डेफिनेशन। डेफिनेशन सेज दैट, आपको 3 डेफिनेशन एकदम काम की, अच्छे से सुनना। पहली डेफिनेशन दिया है, देखो एनवायरमेंटल ऑडिट रूल्स ही नाम है, तो हमको एनवायरमेंटल ऑडिट क्या होता है उसका तो डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, और रूल्स ये बोलता है। सी, 2 वर्ड को अलग करते हैं। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट, वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन और एनालिसिस। ठीक है, अब ये जो भी हम लोग चेकिंग, वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस करते हैं, ये हम कोई प्रोजेक्ट का करते हैं, एक्टिविटी का करते हैं, या एक प्रोसेस का करते हैं। ठीक है, अब इधर फॉर द पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट हम यहाँ पे कौन से प्रोसेस, प्रोजेक्ट या एक्टिविटी का ऑडिट करेंगे? बट नेचुरल अबाउट रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट एंड विच इज अंडरटेकन बाय अ रजिस्टर्ड एनवायरमेंटल ऑडिटर। ठीक है, तो समझो ऑडिट का मतलब क्या हुआ? ऑडिट, वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन एंड एनालिसिस। किस चीज का? प्रोजेक्ट, प्रोसेस एंड योर एक्टिविटी। ठीक है, किससे रिलेटेड? सो एनवायरमेंट से रिलेटेड। अच्छा, ऑडिट बोला तो ऑडिटर होगा, लेकिन हु इज द ऑडिटर हियर? सो ऑडिटर हियर इज योर रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिट। क्लियर विद द डेफिनेशन? तो दैट इज योर एनवायरमेंट ऑडिट। अच्छा, अभी ग्रीन अप्रूवल्स। ठीक है, पहले आप लोग अभी इसको फिर से सेपरेट करते हैं। अप्रूवल्स का मतलब समझो। अप्रूवल्स का मतलब क्या हुआ? अप्रूवल, क्लियरेंस, ऑथराइजेशन, लाइसेंस और परमिशन। ठीक है, अच्छा, कोई भी चीज के लिए क्लियरेंस, ऑथराइजेशन एंड लाइसेंस, बट ऑब्वियस हम लोगों को कोई अथॉरिटी देता है या किसी एक्ट के अंदर मिलती है। तो यहाँ पे अप्रूवल का मतलब क्या हुआ? अप्रूवल, क्लियरेंस, लाइसेंसेस, ऑथराइजेशन एंड परमिशन। ठीक है, अब वर्ड दिया हुआ है ग्रीन।
and green is always associated with environment, climate, forest and all that thing. तो यहाँ पे जो green audit green approval दिया जाएगा वो किससे related होगा? तो obviously जो भी हमारे environment protection के लिए law बने हुए हैं, act बने हुए हैं, उसके अंदर ही दिया जाएगा. That is nothing but called as your green approval. Simple. कम टू द थर्ड डेफिनेशन. अभी हमने एक डेफिनेशन किया एनवायरमेंटल ऑडिट का. सो ये एनवायरमेंटल ऑडिट कौन करने वाला है? रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिटर करेगा. सो हु इज द रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिट? तो सबसे पहले तो जिसको हमने को सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, या तो वो इंडिविजुअल या एक फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट. अब बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा सर्टिफाइड एनवायरमेंटल ऑडिटर होने चाहिए. ठीक है. अच्छा, ये लोग कुछ तो कंडीशन क्राइटेरिया मीट करेंगे तभी हम उनको सर्टिफिकेट देने वाले हैं. तो वो कंडीशन एंड क्राइटेरिया एंड उनको रजिस्ट्रेशन किससे लेना है, वो कहाँ लिखा हुआ है? सो एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी के पास में लिखा हुआ है, जो एनवायरमेंटल ऑडिटर को सर्टिफिकेट भी देती है और उनको ऑडिट करने की परमिशन भी देती है. तो यहाँ पे वो अथॉरिटी कौन है? सो एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी. Clear with this? So that is called as your registered environmental auditor. Very simple. Environmental rules 2025 किसने बनाए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने. किसको ध्यान में रखते हुए बनाए? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्लस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स 1986. एंड ये रूल्स कब से बने? तो 2025 में बने. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? 3 डेफिनेशन विच इज कॉल्ड एज योर एनवायरमेंटल ऑडिट, ग्रीन अप्रूवल एंड रजिस्टर्ड एनवायरमेंटल ऑडिटर. ठीक है. नाउ अगर हमने ये रजिस्टर्ड एनवायरमेंटल ऑडिटर को बनाया है तो इसकी कुछ तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी. सो नाउ वी आर स्टडीइंग दैट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो भाई, नाम में क्या लिखा है? एनवायरमेंटल का ऑडिटर है. सो क्या करेगा? ये सबके ऑडिट करने वाला है. वो सारी प्रोजेक्ट एक्टिविटी एंड प्रोसेस की जो एनवायरमेंट के अंदर आती है और उससे रिलेटेड हमको ऑडिट करना है. ठीक है. जब ऑडिट करते हैं तो पता है हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी तो हम लोग सैंपल्स कलेक्ट करेंगे. अच्छा, सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करेंगे. बट इधर किस चीज के सैंपल खरीदेंगे? तो हम एनवायरमेंट के रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि कंपनी कितना एमिशन, एफ्लुएंट, वेस्ट जनरेट करती है उसके पूरे के पूरे काम में, और पॉल्यूशन कितना जनरेट होता है, और वो लोग वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं. वेरी सिंपल. जैसे चिमनी में से धुआं निकल रहा है तो उस धुआं का सैंपल लिया जाएगा और उसमें से देखा जाएगा कि इसमें से हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट कितना है, हार्मफुल टू द सोसाइटी कितना है, कितना इसका नेगेटिव इंपैक्ट है. तो उस सबसे रिलेटेड सैंपलिंग कलेक्ट करने का. बराबर. अब जब हम लोग ऑडिट करने जाएंगे, सब कंपनी में कुछ तो नॉन कंप्लायंस या कुछ तो वायोलेशन हुआ होगा. सो एनवायरमेंटल ऑडिटर क्या करेगा? चुप करके बैठा रहेगा? नहीं, वो क्या करने वाला है? उस सब चीजों की रिपोर्टिंग. वेरी सिंपल. देन अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है या वायलेशन हुआ है तो नुकसान भी हुआ है, क्या वो नुकसान की भरपाई करनी चाहिए कंपनी को इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी? यस. एंड दैट इज वेयर हम लोगों को एक अमाउंट भी डिसाइड करना पड़ेगा फॉर कंपेंसेशन इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड वायलेशन. वेरी सिंपल. इसके बाद पूरा ऑडिट हो जाता है तो हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं नॉर्मली भी. यहाँ पे भी क्या करेंगे? ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम लोगों को जो भी एनवायरमेंटल ऑडिट करने के लिए हमारी अथॉरिटीज बोल रही है, जैसे आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके सब एक्ट के अंदर हम लोग उनके एनवायरमेंटल ऑडिट करके देंगे. सो वेरी सिंपल. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. पहला क्या नाम में लिखा हुआ है? एनवायरमेंटल ऑडिट को करने का. ऑडिट कैसे करेंगे? तो सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा, सैंपल का फिर एनालाइज करना पड़ेगा. इधर कौन सा सैंपल कलेक्ट होगा? एफ्लुएंट, वेस्ट जनरेशन, पोल्यूशन, एमिशन एक्सेट्रा. देन इसके बाद हम जब भी कंपनी में ऑडिट करेंगे तो हमको पता चलेगा या तो इधर नॉन कंप्लायंस हुआ है या तो इधर वायलेशन हुआ है. सबकी क्या करने की? रिपोर्टिंग. ठीक है. रिपोर्टिंग करने के बाद अब नॉन कंप्लायंस एंड वायलेशन हुआ है तो कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा कंपनी को. तो कंपेंसेशन का अमाउंट डिसाइड करो. उसके बाद में पूरा ऑडिट अगर खत्म हो गया, उसके बाद क्या करने का? ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करने का. एंड लास्ट में जो भी हमारी अथॉरिटी विच इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट हमको ऑडिट करने बोलती है, हमको वो सब जगह पे जाके ऑडिट करना है. वेरी सिंपल. तो दिस इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं. देन अभी हमने अथॉरिटी की बात की थी, वो था एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी. इनकी भी कुछ तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंड इनकी मेन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल ऑडिटर. अच्छा, सर्टिफिकेट देने का, रजिस्ट्रेशन देने का काम यही कर रहे हैं. तो सबसे पहले ऑब्वियसली दे विल स्पेसिफाई द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि जिसके अंडर हम एनवायरमेंटल ऑडिटर को सर्टिफिकेशन देंगे. ठीक है. सेकेंडली हम ऐसी मेथोडोलॉजीज डेवलप करेंगे, एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई क्वालिफाइड एंड पोटेंशियल
कैंडिडेट एंड उसके बाद उनको एज एन एनवायरमेंट ऑडिटर सर्टिफाई किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बार रजिस्ट्रेशन दे दिया बट वो लाइफ टाइम तो वैलिड नहीं रहने वाला, सो रिन्यूअल, सस्पेंशन, विड्रॉल एंड कैंसिलेशन की भी क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करो। देन हमारी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी स्पेसिफाई करो। देन हमारा ऑडिटर कैसे काम कर रहा है उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहने का, सो दैट इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी। तो क्या करने का, पहले मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑडिटर डिटरमाइन करो, मेथोडोलॉजी, एग्जामिनेशन कंडक्ट करो एंड आइडेंटिफाई करो द पोटेंशियल कैंडिडेट हु इज एलिजिबल टू बिकम एन एनवायरमेंटल ऑडिटर। देन अभी रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी केप्ट फॉर लाइफ टाइम, और ये भी हो सकता है कि ऑडिटर यहाँ पे खुद ही कुछ नॉन कंप्लायंस कर दे, तो हमारा अथॉरिटी क्या करेगा, उसका रिन्यूअल, सस्पेंशन, विड्रॉल और कैंसिलेशन की भी क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करेगा। देन हम लोग जो क्राइटेरिया है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑडिटर वो भी स्पेसिफाई करेंगे, एंड रजिस्ट्रेशन देने के बाद में हम उस ऑडिटर का पूरे साल का परफॉर्मेंस भी मॉनिटर करेंगे। वेरी सिंपल। अब इसके बाद इनको सर्टिफिकेशन कैसे दिया जाता है, तो सर्टिफिकेशन के यहाँ पे दो मेथड है, ठीक है। वो ऑडिटर को सर्टिफिकेशन कैसे दिया जाएगा, सो हमारी जो अथॉरिटी है ना वो ये दो मेथड को यूज करके सर्टिफिकेशन देगी। एक मेथड ये है जिसमें हमारे ऑडिटर ने अगर कोई पहले काम किया है तो उसका अगर कोई प्रायर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज है उसको ध्यान में रखते हुए उसको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। नहीं है तो एक नया स्ट्रक्चर्ड एग्जामिनेशन होगा, उसकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी एंड देन उनको अपना सर्टिफिकेट दिया जाएगा फॉर बीइंग ऑपरेटेड एज एन एनवायरमेंटल ऑडिटर, ठीक है। सो व्हाट आर द मेथड्स, द मेथड आर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। प्रायर लर्निंग बोला तो पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर वो पास्ट एक्सपीरियंस है तो कंसिडर करो और रजिस्ट्रेशन लाइसेंस दो, अगर नहीं तो सेकेंड वाला स्टेप विच इज नेशनल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड एग्जामिनेशन रखेंगे एंड वहां पे फिर उनको डिटरमाइन करेंगे इज ही एलिजिबल और नॉट। आर वी वेरी क्लियर विद दिस? इसके बाद एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, सो व्हाट इज देयर मैकेनिज्म टू वर्क, सो इनका जो भी मैकेनिज्म है, डिटेल प्रोसीजर अलोंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग। गुड थिंग इज दैट everything will be issued by the guidelines as prescribed by the central government। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें कुछ लर्न करने वाली बात है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा। तो देखो एनवायरमेंटल ऑडिटर के लिए भी हमको एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा, और वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, तो अगेन इट विल बी इशूड बाय योर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब उसमें क्या लिखा जाएगा कि देखो ऑडिटर एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो भाई उसको भी तो एथिक्स के साथ, ऑनेस्टी के साथ सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए एंड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, अगर हमारा ऑडिटर कोई भी फैक्ट्स या डेटा को मिसरिप्रेजेंट करता है, छुपाता है, या फिर उसको हाइड करता है, या उसको गलत तरीके से मैनिपुलेट करता है, तो इस सब को क्या कंडक्ट किया जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एंड उसके रजिस्ट्रेशन सस्पेंड भी हो सकता है। Third thing is he has to maintain utmost strict confidentiality concerning all the information of the environmental projects, activities and process that a company is doing. Okay? अगर उसने कोई भी गलत तरीके से, जैसे इफ यू रिमेम्बर इनसाइडर ट्रेडिंग, तो यहाँ पे भी अगर किसी भी गलत इंफॉर्मेशन, अंदर की इनसाइडर इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट कर दिया, तो अगेन इट विल बी ट्रीटेड एज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मतलब सिंपल भाषा में कोड ऑफ कंडक्ट ये बोलता है कि ऑडिटर को एकदम एथिकली काम करने का, इंटीग्रिटी के साथ, कॉन्फिडेंशियलिटी रखने की एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने का। अगर हमारे ऑडिटर ने कोई भी इंफॉर्मेशन को मिसरिप्रेजेंट किया, सप्रेस किया, कंसील किया या उसको मैनिपुलेट किया, तो इसको ट्रीट किया जाएगा एज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर हमारे ऑडिटर को कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी थी डॉक्यूमेंट्स की, और अगर वो कॉन्फिडेंशियलिटी को गलत तरीके से उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दे सबको, तो भी ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कंसिडर किया जाएगा। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट देखो, The last thing is your conflict of interest, then आपका ये सप्लीमेंट खत्म हो जाएगा, फिर हम जाएंगे दिसंबर 25 के सप्लीमेंट में। सो नाउ देखो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये बोलता है कि जो हमारा ऑडिटर है ना, इन शॉर्ट वेरी सिंपल, ऑडिटर है ना कोई भी कैपेसिटी में ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कंपनी के साथ में रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कंपनी के साथ वो पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन में रिलेटेड नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट में या पास्ट में, या ना कंपनी के साथ ना उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट के साथ। अच्छा, पेक्यूनरी रिलेशन मतलब क्या, मैं ऑडिटर की फीस भी ना लूं, ऑब्वियसली फीस तो आप ले सकते हो, बट उसके अलावा को कोई भी कमीशन, बेनिफिट, ब्राइबरी, करप्शन, एवरीथिंग इज डिसअलाउड, ठीक है। देन हमारे ऑडिटर को
जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल रहना होता है, प्लान बनाना होता है और रिपोर्टिंग करनी होती है. अगर वो सब ना करे, सो दैट विल बी हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयरफॉर आवर ऑडिटर शैल नॉट डू द फॉलोइंग एक्टिविटी. शैल नॉट बी रिलेटेड टू द ओनर, ऑपरेटर, ऑक्यूपायर और प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट ऑफ द रेलेवेंट प्रोजेक्ट, प्रोसेस और एक्टिविटी जिसमें वो ऑडिट कर रहा है. ठीक है, तो सच रिलेशनशिप इंक्लूड एम्प्लॉयर, बिजनेस पार्टनर, एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्चुअल एसोसिएट, आउटसाइड द ऑडिट, स्पाउस, पार्टनर, सिबलिंग और पेरेंट और चाइल्ड. ठीक है, कुछ भी पिक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इन द प्रोजेक्ट जिसके बारे में वो ऑडिट कर रहा है. अच्छा, कंपनी में तो नहीं ही होना चाहिए, लेकिन उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी एंड एसोसिएट में भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, ऐसा कोई भी सर्विस उसने कंपनी को प्रोवाइड नहीं किया होना चाहिए जो उसी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, प्रोसेस या एक्टिविटी से रिलेट करता हो. अच्छा, अगर मैंने अपना इंडिपेंडेंट रिव्यू दिया है या ऑडिट किया है तो चलेगा क्या? यस चलेगा, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोला जाएगा. अच्छा, क्या मैं कोई भी इंड्यूसमेंट मतलब काइंड ऑफ एन इंस्टिंक्ट एंड ब्राइबरी, करप्शन या कमीशन, गिफ्ट, ऐसा बेनिफिट कुछ अपनी ऑडिटी कंपनी से एक्सेप्ट कर सकती हूँ या उसके इंटरेस्टेड पार्टी से या उसके कलीग से? डेफिनेटली नो. ठीक है, नहीं तो अगेन वापस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा. देन लास्ट में जॉइंटली और सेवरली अंडरटेक द एनवायरमेंटल ऑडिट ऑफ एनी ऑडिटी फॉर हुम द रजिस्टर्ड एनवायरमेंट ऑडिट हैज प्रिपेयर्ड द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान और सबमिटेड एनी अदर रिपोर्ट दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एनवायरमेंटल ऑडिट. Very simple, very clear. So ये है आपके environmental audit report 2025. They can ask you a 2-3 mark of any definition also. They can ask you a 4-5 marks of roles and responsibility of registered environmental audit or this agency or the authority. And इसमें से वो लोग कोई भी topic आपको पूछ सकते हैं. So please इसको अच्छे से करना. बड़ा छोटू सा आंसर है ये. So no need to worry for much thing. ठीक है, अब अपने दिसंबर 25 की सप्लीमेंट में जाते हैं. इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, जैसे मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज लगती है जो आपका डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बारे में, एंड इसके बाद है ना AI एंड डेटा गवर्नेंस से रिलेटेड है उसके बारे में. वो एक काम की चीजें यहाँ पे, एंड एक अथॉरिटी है वापस से जो DPDA का ध्यान रखती है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे. लास्ट वाले अटेम्प्ट में अपने दिसंबर 25 के अटेम्प्ट पे AI एंड डेटा गवर्नेंस का उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था. अभी बहुत ही सिंपल चीज है, AI कैसे डेटा गवर्नेंस में अपने को हेल्प करता है, उसके बेनिफिट्स अपने को लिखने हैं. बट अगर नहीं पढ़ा होगा तो मे बी पॉसिबल कि आप ना लिख पाओ, इसलिए अपने एक बार इसको साथ में कर लेते हैं. ठीक है, सो एग्जाम से पहले जरूर इस वीडियो को देख लेना. ओके, सो द फर्स्ट इज योर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट विच इज कॉल्ड एज DPDP एक्ट. ठीक है, अब देखो नाम में क्या लिखा हुआ है, जो भी डेटा इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होती है, डिजिटली मेंटेन होती है, एंड कौन सी डेटा, तो हम पर्सनल डेटा की बात कर रहे हैं. इफ यू रिमेंबर हमने IT रूल्स पढ़े थे डेटा गवर्नेंस में, जिसपे पता है 2 डेफिनेशन आया था, पर्सनल डेटा एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा. ठीक है, अभी पर्सनल एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा मतलब अपने इंडिविजुअल के बारे में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल फ्रॉड तक पहुंच सके या उसके बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो या उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, वो सारी पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा में आती है. सो मेक श्योर ये कर रहा है कि जो भी कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए भी भले डेटा कलेक्ट करती है, आज जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमको हर जगह पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो सब डालना पड़ता ही है, ये लॉफुल पर्पस से लीगली सबसे लिया जा रहा है. बट दैट डज नॉट मीन दैट कंपनी गेट्स एन एक्सेस टू लीक ऑल योर पर्सनल डेटा और टू मिसयूज ऑल योर पर्सनल डेटा. इसके साथ साथ AI का भी थ्रेट आ गया है, जिसकी वजह से डीप फेक वीडियोज एंड मिस इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग हैपेंस वेरी क्विकली. ठीक है, सो ये चीज हमारी बात करता है इसके बारे में. अच्छा, ये एक्ट जो है ना वो एप्लीकेबल होता है ऐसी डेटा के लिए भी विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया के, तो एप्लीकेबल है. ऐसी डेटा जो आउटसाइड द टेरिटोरी ऑफ इंडिया है बट उसका कुछ काम इंडिया में भी हो रहा है, सो ये वाला एक्ट वहां पे भी अप्लाई होगा. समझ आया? सो इसके क्या फीचर्स है, क्या चीजें है, वो सब हम लोग अभी देखते हैं. ठीक है, सो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ये कब इंप्लीमेंट हुआ? तो एक्ट आया 11 अगस्त 2023 को. क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पे? तो प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा इन अ मैनर that recognizes both the right of individual to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purpose, जो कंपनी को लेना पड़ता है. ठीक है, नाउ एप्लीकेशन क्या है इस एक्ट का? सो इट शैल अप्लाई टू प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वेयर द पर्सनल डेटा इज कलेक्टेड इन डिजिटल फॉर्म. ठीक है, या फिर पहले
पहले फिजिकल फॉर्म में कलेक्ट हुई थी और उसको फिर बाद में डिजिटलाइज इलेक्ट्रॉनिक किया गया, तो दोनों पे अप्लाई होगा. एंड इट शैल आल्सो अप्लाई टू प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा आउटसाइड द टेरिटोरी ऑफ इंडिया if such processing is in connection with any activity related to offering of goods or services of data principles within the territory of India. ठीक है, सो दोनों पे ये चीज एप्लीकेबल होगी. अच्छा, अब ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? दो चीजों पे एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर कोई पर्सनल डेटा अपने पर्सनल या डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर रहा है, मतलब मेरी डेटा और मैं ही यूज कर रही हूँ, तो ये वाला एक्ट अप्लाई नहीं होगा. सेकेंडली, हम आरटीआई के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन को मांग सकते हैं, आरटीआई इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसके अंदर हम जो भी लॉफुल इंफॉर्मेशन मांगते हैं वो भी आप लोगों के, क्योंकि वो पर्सनल नहीं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर हम लोग जो भी डेटा अवेलेबल होती है हम लोग उसको यूज करते हैं, तो दैट इज नॉट कवरिंग अंडर दिस एक्ट. ठीक है, सो द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू टू थिंग्स. ओके, नाउ द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट सेज दैट, यहाँ पे हमने फोकस किया हुआ है कि डेटा को फिड्यूसरी, मतलब डेटा का कंट्रोल किसके पास होगा, डेटा का ओनर कौन होगा. ठीक है, जो पर्सनल डेटा है चिल्ड्रन की उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा. देन जो डेटा फिड्यूसरी होगा, मतलब जिसके पास हमारी डेटा सेफ रहने वाली है, उसका क्या ऑब्लिगेशन होगा एडिशनल, बिकॉज सी उसी के पास पूरी डेटा है एंड अगर वो लीक किया तो. देन राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल डेटा, अगर इससे रिलेटेड कुछ कंप्लेंट हुई तो हाउ वी कैन हैंडल दैट कंप्लेंट. देन ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल. एंड इस एक्ट के लिए इम्पैक्ट क्या है, सो इम्पैक्ट इज दैट हम है ना ऑर्गेनाइजेशन की वो सारी एक्टिविटी और वो सारे डिपार्टमेंट्स को कवर कर सके. यहाँ पे जो डिपार्टमेंट हमारी डेटा को कलेक्ट करती है, सेव करती है, उसको अपने पास में प्रोसेस करती है और उसको है ना टाइम टू टाइम यूज करती है और अपने को वो ईमेल, एसएमएस एंड वो सब चीजें भेजते हैं और कैसे वो लोग डेटा को डिस्ट्रॉय करते हैं. तो द इम्पैक्ट इज दैट ऑन द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज इंक्लूडिंग लीगल, आईटी, ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, because of the type and volume of personal data that is collected, stored, processed, retained and disposed of the data within the territory of India. So सबके ऊपर हमारा DPA एक्ट अप्लाई होगा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023. क्लियर हुआ? सो दे कैन आस्क यू दिस शॉर्ट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, इसके बाद है AI एंड डेटा गवर्नेंस. नाउ वी कैन सी दैट, सी डेटा गवर्नेंस का मतलब क्या था, डेटा मैनेजमेंट का वन स्टेप ऊपर इज डेटा गवर्नेंस. मतलब डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको सिक्योर कैसे रखना है, वो डेटा ट्रस्टेबल है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, वो कैसे देखना है, उसका एक्सेस कितने लोगों तक लगाना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन रिलेटेड भी लॉज बने हुए हैं, उन लॉज से कैसे कंप्लायंस करना है. एंड प्लस हर एक डेटा के लिए डेटा ओनर, डेटा स्टीवर्ड किसको बनाना है, वो पर्पस था हमारा डेटा गवर्नेंस का. अब two sides of the story. One is AI coming into the picture. ठीक है, सो AI को अगर हम लोग सही तरीके से यूज करें, जैसे पहले पता है इंटरनेट के लिए ये चीज बोली जाती थी कि इंटरनेट को अगर आप सही तरीके से यूज करते हो, सो इट्स अ खजाना ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो आप इसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हो, सब चीज आप कर सकते हो, बट इट शुड बी द पॉजिटिव यूज. एंड अगर इंटरनेट को हम लोगों ने मिसयूज किया तो इसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एंड इम्पैक्ट भी है. सेम गोज फॉर AI नाउ. अगर AI को प्रॉपरली यूज करो, जुडिशियसली यूज करो, तो AI कैन रिजल्ट इनटू बेनिफिट्स आल्सो. एंड वही बेनिफिट्स हम लोग डेटा गवर्नेंस के साथ कंबाइन करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि AI और डेटा गवर्नेंस के क्या बेनिफिट है साथ में. बट इफ यू सी द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, AI के साथ, AI की वजह से बहुत सारा डेटा मिसयूज एंड वो सब चीजें हो रही है, जिसमें डीप फेक वीडियो, मिस इन्फॉर्मेशन, आपको लगेगा मैं बोल रही हूँ मेरा चेहरा लगाया हुआ होगा और वीडियो बनाया रहेगा, ये सारी चीजें भी हो रही है. सो अ वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड अ वेरी स्ट्रिक्ट ओवरव्यू हैज टू बी केप्ट. ठीक है, तो हम वो दोनों साइड ऑफ द स्टोरी की बात करेंगे. पहले हम लोग बात करेंगे कि AI और डेटा गवर्नेंस अगर साथ में आ जाता है तो इसका क्या बेनिफिट होने वाला है. ठीक है, पहला बेनिफिट क्या होगा, तो हमारी जो डेटा की क्वालिटी है ना वो इंप्रूव हो जाएगी. देखो, डेटा की सबसे पहला मतलब अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन डिसीजन बनाना है, लेना है, सबसे पहले तो अगर आपकी डेटा ही एकदम घटिया होगी और डेटा ही लो क्वालिटी होगी तो आप डिसीजन प्रॉपरली ले ही नहीं पाओगे. अगर डेटा एक्यूरेट होगी सो यू विल बी एबल टू टेक द रिस्क एंड टेक द डिसीजन. ठीक है, सो द मोर द ट्रस्टेबल डेटा, the more it is relevant. ठीक है, for the choices, for the orientations, for the decisions that we have to do. ठीक है, अब AI इसमें कैसे हेल्प करेगा, so AI will help in improving the quality of data through a number of mechanism. ठीक है, एंड वो पता है हम लोगों के एल्गोरिदम भी आते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप देखोगे तो आप जिस चीज में इंटरेस्टेड हो ना, आपको वो लोग भर भर के वही चीज के बारे में बताएंगे. ठीक है, सो दैट इज हाउ AI एल्गोरिदम विल हेल्प इन गेटिंग द इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डेटा. तो इसमें ना AI क्या करेगा विद ए मैकेनिज्म,
जो भी डेटा में एरर होगी ना उसको डिटेक्ट करेगा और उसको करेक्ट कर देगा, ठीक है। देन इसकी वजह से क्या होगा, तो डेटा में जो भी इनकंसिस्टेंसी और इनएक्यूरेसी है वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। देन एआई और क्या कर सकता है, तो एआई स्टैंडर्डाइज कर सकता है कि डेटा को सारे लोग स्ट्रीमलाइन करके कैसे सही मैनर में स्टोर करे और यूज करे। इसकी वजह से क्या होगा, तो हमारा काम इजी भी हो जाएगा, ट्रस्टेबल भी हो जाएगा, फास्ट भी हो जाएगा, एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव विल ऑल्सो बी कमिंग इन टू यूज अलॉन्ग विद दैट, ठीक है। सो दैट इज हाउ द फर्स्ट बेनिफिट इज देयर। दूसरा बेनिफिट क्या है, तो डेटा कंप्लायंस है ना हमेशा अपने आप ऑटोमेट हो जाएगा। कैसे ऑटोमेट हो जाएगा, सी एआई के अंदर अगर आप टाइमलाइन डाल देते हो कि देखो हमारा ये लॉ का ये दिन का कंप्लायंस है, तो एआई विल ऑटोमेटिकली कैन डू दैट कंप्लायंस। इससे हमारा टाइमली कंप्लायंस भी हो गया, इससे हमारा डेटा कंप्लायंस का काम ऑटोमेट भी हो गया, ठीक है। सो वो ना एआई खुद लेबल कर देगा कि दिस इज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। सो कब डेटा कंप्लायंस करना है, टाइमलाइन करना है, सब कुछ अपने आप से हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें ना कहीं अभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है। एवरीथिंग कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय योर एआई अलोन, ठीक है। Third is strengthening the data security. So how the AI will help in strengthening the data security? अभी देखो, अगर मेरा सिस्टम है, ठीक है, या मेरा लैपटॉप मोबाइल है, अगर उसमें ना कुछ मैंने ऐसी फाइल डाउनलोड कर ली, करप्टेड फाइल या कुछ भी, सो अगर एआई होगा ना, वो एआई मैकेनिज्म मुझे बार बार अलर्ट के मैसेजेस भेजता रहेगा। प्लस मालवेयर सॉफ्टवेयर, जो मालवेयर होते हैं ना उससे प्रोटेक्शन करने के लिए एंटीवायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर आते हैं, उसको ऐसे समझ लो एक वॉल जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। तो जो भी अनऑथोराइज डेटा मैंने डाउनलोड कर लिया या गलत डेटा मैंने डाउनलोड कर लिया जो मेरे सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, तो पहला तो एआई मुझे उसके बारे में कॉन्स्टेंटली अलर्ट करेगा, एंड वो जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे वायरस और उसको अपने सिस्टम में एंटर होने नहीं देगा। सो इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग वॉल इन बिटवीन, ठीक है। सो दिस इज हाउ माय डेटा सिक्योरिटी विल मोर बी प्रॉपर एंड स्ट्रेंथेंड। तो कंपनी में भी ना अलग अलग डिपार्टमेंट में ये चीज लगाई जाएगी, सो दैट अगर कहीं से इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस है या साइबर थ्रेट्स के चांसेस है, तो मुझे तुरंत उस चीज का अलर्ट मिल जाएगा। सो दैट इज योर थर्ड बेनिफिट। फोर्थ बेनिफिट बोलता है डेमोक्रेटाइज द डेटा। सो डेमोक्रेटाइज द डेटा का मतलब ये हुआ कि एआई ही हमारे एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेगा, एनकरेज करेगा कि भाई आप जहां जहां डेटा यूज करके अपना डिसीजन ले सकते हो वो यूज करो, एंड हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना एक डेटा कल्चर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब इससे होगा क्या, तो हम लोगों का जो भी सर्च है ना, अभी एम्प्लॉय देखो हर एक फाइल में ढूंढने जाए, अपने हिसाब से डेटा कलेक्ट करे, तो टाइम वेस्ट होगा। अगर एआई ने ऑलरेडी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है, हमारा सर्च प्रोसेस इजी कर दिया है, सो एम्प्लॉइज को उस चीज के लिए एनकरेज करना है कि देखो भाई रेडीमेड डेटा अवेलेबल है, डायरेक्ट उसको यूज करो, अपनी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, कंपनी का भी टाइम बचाओ एंड एफिशिएंसी भी बढ़ाओ। सो दैट इज हाउ द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेटा विल आल्सो टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ योर एआई। समझ आया? सो दैट इज हाउ योर AI एंड डेटा गवर्नेंस विल कम इनटू द पिक्चर। अब इसमें आप आंसर अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हो क्योंकि थ्योरी आंसर है, तो हाउ विल बी द बेनिफिट्स बी देयर, वो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इसके बाद है एक और चीज विच इज दिस थिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दे कैन आस्क यू अ डायरेक्ट शॉर्ट नोट ऑन दिस थिंग। So the topic says that data protection seal of data security council of India, ठीक है। अच्छा, ये ना अथॉरिटी है जो मैं आपको बोल रही थी ना, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और एआई एंड डेटा गवर्नेंस की, तो मैंने आपको क्या बोला, देयर आर टू साइड्स ऑफ द स्टोरी। अगर एआई प्रॉपर्ली यूज हुआ तो बेनिफिट्स होंगे डेटा गवर्नेंस के साथ, बट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी नाउ, पर्सनल डेटा का लीक होना, डीप फेक वीडियोस बनना, मिस इन्फॉर्मेशन बनना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दीज आर द चैलेंजेस व्हाइल वी इंप्लीमेंट एआई इन अवर कंपनी, ठीक है। सो है ना, हर एक कंट्री के, हर एक जगह के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बने कि हम किस तरीके से एआई को कितना परमिशन देंगे हमारी कंपनी में और कहाँ यूज होने के लिए, और एआई को हम लोग कहाँ रेस्ट्रिक्ट करेंगे। इंडिया में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का ध्यान में रखते हुए और एआई के ये सारे नेगेटिव चीजों को ध्यान में रखते हुए एक अथॉरिटी बनाई गई है जो ये सारे चैलेंजेस को एड्रेस करेगा, ठीक है। सो जैसे हम बताए प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसमें आपको आईएसआई का मार्क दिखता है, आप फूड प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको एफएसएसआई का मार्क दिखता है, तो आपको कैसे इमीडिएट ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ भाई ये ना जेन्युइन क्वालिटी का है और बराबर है, ठीक है। वैसे ही डेटा के ऊपर ये जो अथॉरिटी है उसका एक सील आ जाएगा विच सर्टिफाइज दैट द डेटा इज वेरी मच प्रॉपर एंड एप्ट, ठीक है। सो वायरस का टेंशन नहीं है या कोई मैलवेयर का या सिस्टम हैक होने का, ऐसा कोई भी डर नहीं होगा। ये अथॉरिटी इस चीज का ध्यान रखती है इंडिया में, ठीक है। सो अथॉरिटी का नाम है डिजिटल प्रोटेक्शन सील ऑफ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। नाउ सी,
Now the DSCI is planning to devise a data protection seal to verify and check secure use of people's data by platform across the country. ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को देखो, एक अकेली अथॉरिटी नहीं कर पाएगी, तो इन्होंने ना अलग अलग गवर्नमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कंपनीज के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएशन किया हुआ है और उनको भी बोला हुआ है कि आप अपने यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखो, तो सब साथ में कोलैबोरेटिव मैनर में इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ठीक है, so the project currently is piloted with the partner organization will help users know which organization are using their data safely and following the basic standards of data privacy, which is very important. ठीक है, now the data protection seal will provide some level of assurance about the application, website or product according to expectation of privacy and whether it behaves responsibly. ठीक है, such a process will allow companies to better comply with Digital Personal Data Protection Act and also allow any other upcoming rules. ठीक है, one of the main challenges in today's digital landscape is the risk of deepfakes, manipulated audio or video content that deceive the users. Deceive का मतलब जो पब्लिक को धोखा दे जाता है. ठीक है, अब ये लोग ने कैसे क्या ट्राई किया है इसके लिए, तो DSCI aims to tackle this issue by training and certifying data protection officers through their DSCI Certified Data Protection Officer program. This DPSOs will play a crucial role in identifying and addressing deepfake related concerns, ensuring the security and authenticity of user data. तो ये लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे. अब दूसरे challenges क्या है, तो देखो, growth of ransomware, attacks on multi-factor authentication and use of AI. तो इसको एड्रेस करने के लिए इन लोगों ने क्या किया है, तो हमारे DSCI ने कोलैबोरेशन किया विद गवर्नमेंट एजेंसीज, रेगुलेटर, इंडस्ट्री सेक्टर्स, एसोसिएशन एंड थिंक टैंक्स टू एडवोकेट फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पॉलिसी एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग. समझा? देन data protection seal aims to help platforms comply with the DPDPA Act for upcoming regulation. Preserving privacy while analyzing deepfake content related to sensitive issues is crucial to combat misinformation and protect the user data. However, analyzing the content authenticity without revealing it to the platform is a significant challenge, but essential in the fight against the deepfake. ठीक है, देखो आजकल रूमर्स एंड वीडियोस कहाँ से आते हैं और वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए, ये देखना ना अभी के टाइम पे सोशल मीडिया पे और सब जगह पे ना बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है. फिर भी दिस एजेंसी इज कोलैबोरेटिंग विद एवरीवन एंड इज ट्राइंग टू बिल्ड अप दिस थिंग सो दैट जितने भी डीप फेक एंड जो भी अनवेरिफाइड कंटेंट एंड सोर्सेज से आते हैं उसको हम लोग एकदम बैन कर सके एंड पब्लिक में नेगेटिव यूज ऑफ एआई को बहुत ही कम से कम कर सके. ठीक है, सो दैट इज हाउ दे वर्क एंड करंटली ये लोग ने पार्टनर किया है विद द पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन और ये लोग अभी दिल्ली एंड बेंगलुरु में ऑपरेशनल में है. अब दे आर एक्सटेंडिंग द मल्टीपल बैचेस टू अदर सिटीज ऑल्सो एंड स्टेट्स ऑल्सो. एंड ये लोग है ना, ये जो ऑफिसर है ना हमारे डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, उनका भी रोल्स बढ़ा रहे हैं और उनको भी ज्यादा अपॉइंट कर रहे हैं सो दैट वो लोग हर जगह पे ये सब चीजों का ध्यान रख पाए. सो दिस इज व्हाट योर DPSLC Data Protection Seal of Data Security Council of India is there. ठीक है, so this is the very important amendments, important changes, supplements which you must go through before your ESG exam. so ये है, इसको एक बार वीडियो देख लेना, एकदम छोटू सा एंड फटाफट बनाया हुआ है सो दैट आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो जब आप ये वीडियो देखो, बिकॉज एग्जाम को भी बिल्कुल बहुत दिन बाकी नहीं है. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. इन केस ऑफ एनी डाउट्स एंड क्वेरीज आई एम ऑलवेज देयर ऑन WhatsApp, Instagram, anywhere you can contact, you can message anytime, and all the very best for your exams. Thank you so much.